सतना में आयोजित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शिवान्यास के द्वारा स्वास्थ्य शिविर में पधारे देश के जाने माने कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जैन ने यहाँ व्याख्यान माला के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही कुछ लोगों की रूह कांप जाती है और जब तक कांपती रहती है जब तक इसका समुचित ज्ञान नहीं हो जाता। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम और कैंप से कुछ जानकारी लोगों को मिलती है और यह अपना बचाव कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर मृत्यु का पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, कैंसर होने से इसका इलाज संभव है। हर स्टेज पर इलाज हो रहा है। आज कैंसर की जानकारी के अभाव में लोग इनके रोगियों से दूर रहते हैं। कैंसर के रोगियों से अस्पृश्यता का व्यवहार न करें। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह किसी अंग में सीमित नहीं रहती, शरीर के अंगों को ब्रांचेस देता है और ये बढ़ता जाता है। आज भी 30% कैंसर को समझा नहीं जा सका। 65% का इलाज संभव है और इसको पैदा करने में तंबाकू को कैंसर का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है। तंबाकू खत्म तो कैंसर खत्म। उक्त आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वप्रथम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शिवान्यास के डॉक्टर राकेश मिश्र ने सभा को संबोधित करते हुए आज के इस व्याख्यान माला में पधारे अतिथियों का स्वागत किया और स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शिवान्यास के द्वारा यह एक विशाल शिविर है जिसके माध्यम से देश से आए हुए यह विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा न सिर्फ चिकित्सीय सलाह दी गई बल्कि इस व्याख्यान माला के माध्यम से भी लोगों को कैंसर के प्रति सावधान रहने के लिए जिस तरह से उन्होंने आज अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को सचेत रहने की बात कही है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन विजय पटेल के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मनीषा सिंह के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सतना शहर एवं आसपास के सैकड़ों और हजारों लोगों की तादाद में लोग वहां पहुंचे जिन्होंने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। व्याख्यान माला में के अंत में सभी डॉक्टर्स के साथ उपस्थित अतिथियों विकास पांडे, प्रभात कुमार आदि का आभार प्रकट किया। ऐसे 668 मरीजों का चिकित्सीय इलाज हुआ। लोगों ने सहभागिता की, कई प्रकार की उनकी जांचें हुई। कुछ लोगों को समाधान मिला, कुछ लोग व्हीलचेयर पे पाए गए, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, सब प्रकार के डिसेबल लोग यहाँ पे रहे। मुझे लगा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। राजेश जैन जी ने ऑनलाइन 2 बार शिवान्यास के कामों में कैंसर पे अपना भाषण दिया। शहर की बड़ी संख्या यहाँ पे आना चाहिए थी लेकिन शायद उसमें भी थोड़ा मौसम ही बाधक है। लेकिन ये आपकी बात डॉक्टर साहब जो हो रही है वो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हम बता देंगे कि हजारों नहीं लाखों तक पहुंच जाएगी। मेरे इतने फॉलोअर हैं। जब मैं सतना आया था 4 महीने पहले तो मेरे 25,000 फॉलोअर थे। मुझे लगता है कि आज 4,98,000 फॉलोअर है। वो क्यों हो गया उसके पीछे कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं जिस स्कूल में जाता धूम्रपान हटाने का संकल्प कराता, शिक्षकों को अन्नपूर्णा का चित्र भेंट करता, उन सबसे पूछता कि आपके पास मोबाइल है? सबके पास है। मैं पूछता हूँ फेसबुक चलाते हैं? तो देखिए इस कार्यक्रम के बारे में और कुछ जानना है। तो मैं कहता हूँ हमारी जो टीम रहती है सबको कहती है मिश्रा जी का डॉक्टर राकेश मिश्रा पेज है, इसको फॉलो करिए। तो आप 4 लाख घंटे में यार मैं तो पूरे तो नहीं देख रहे होंगे लेकिन आपको लाखों तक अभी हम बता देंगे, पहुंच जाएंगे। आज अपने बीच में कैंसर की जानकारी ही वरदान है और मैं कह सकता हूं कि 2 मरीज तो पक्के ऐसे हैं जो परिचर्चा के बाद डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी करा लिए हैं। मतलब इतनी गंभीर बीमारी है कि भगवान न करे किसी को हो, क्योंकि जिसके परिवार में होती है उसका पूरा परिवार का परिवार बर्बाद होता है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो आज ऐसे विद्वत जन द्वय, क्योंकि हमारे यहाँ बिरला हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर महेश्वरी जी के यहाँ कैंसर की कुछ सुविधाएं शुरू हो गई हैं, कुछ और विस्तार होगा वो स्वयं बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेश जैन जी की बात हम सुनकर के विचार करें, मनन करें और कल भी डॉक्टर साहब हमारे साथ पूरे समय है। सवेरे 9 बजे से कैंप प्रारंभ होगा दीप प्रज्वलन के साथ। शाम को 5 बजे इसी हॉल में इसी समय जो कार्यकर्ता इस व्यवस्थाओं में लगे थे उनके सम्मान की परंपरा शिवान्यास ने की है। कल शाम को उनका सबका समापन कार्यक्रम होगा। आप सब उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। इतना कहते हुए मैं
राजेश जैन के विचार सुनने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। पूरी तरह कामयाब है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो। ये 3 बातें बेसिक है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब हम पिछले 5 मिनट से कैंसर कर रहे हैं, हमें पता नहीं बीमारी है क्या, चीज क्या है ये। कोरोना का वायरस आया तो मीडिया ने सबको समझा दिया वायरस है, सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, निमोनिया होता है, मर जाता है, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, वैक्सीन आ गई, सबको पता है। कैंसर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम इस भवन में आज बैठे हुए हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल का भवन है। इस भवन का निर्माण कैसे हुआ है? ईंटों से हुआ है। 1 ईंट, 2 ईंट, 10 ईंट, 20 ईंट, 1000 लाखों ईंटों से भवन का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है? भवन में कुछ कमरे होते हैं, कुछ कमरे मिलके एक फ्लोर बनता है, फिर कुछ फ्लोर मिलके पूरी बिल्डिंग बनती है, और कुछ बिल्डिंगों के समूह लेके कैंपस बनता है। इस तरह से स्कूल बना है। हमारे शरीर की इकाई है सेल, अर्थात कोशिका। जैसे बिल्डिंग की इकाई एक ईंट है। उस कोशिका, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका, हजारों लाखों कोशिकाएं मिलके कुछ टिश्यू बनते हैं, जिसको टिश्यू कहते हैं। कुछ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, जैसे हार्ट टिश्यू मिलकर हार्ट बन गया, लंग टिश्यू मिलकर लंग बन गया, ब्रेन टिश्यू मिलकर ब्रेन बन गया, और कुछ ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलके बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है, उसकी छोटी ईंट जो है वो कोशिका है, अर्थात सेल है, और जिस तरह टिश्यू है उस तरह ऑर्गन है, जिस तरह एक कमरा है वह ऑर्गन है, जिस तरह एक फ्लोर है वो एक सिस्टम है, और सारे फ्लोर मिलके बिल्डिंग है, हमारा शरीर है। एक बिल्डिंग की तरह हमारा शरीर है। अब समझिए इस बिल्डिंग में और हमारे शरीर में फर्क क्या है। बिल्डिंग में एक बार हमने 1 करोड़ ईंटें लगा दी और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अगर वो बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो उसकी ईंटें कम हो जाएगी, और अगर उस बिल्डिंग को और बनाया जाता तो वो ईंटें जुड़ जाएगी। लेकिन अपने आप को 1 ईंट 2 में बदलेगी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो पड़ी है अपनी जगह। हमारी ईंट अर्थात कोशिकाएं और बिल्डिंग की हमारी 1 सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 100 चलते रहते बदल एक मल्टीप्लाइज। तो जब हम पैदा होते हैं तो सपोज 1 करोड़ सेल्स के साथ हम पैदा हुए हैं, 2 करोड़ हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, सेल्स बढ़ती रहती है। बिल्डिंग में तो इस तरह इनके बढ़ती नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होती है। लेकिन जो भगवान ब्रह्मा ने और ईश्वर ने जो दुनिया बनाई और हमारा शरीर बनाया है, उन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि हमारी सेल्स जो मल्टीप्लाई होती है तो एक समय आता है कि उसमें ब्रेक लग जाता है। ब्रेक आता है, ब्रेक आने से क्या होता है, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते अचानक जब भगवान का मैसेज आता है कि ब्रेक लगा दो, तो क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। जब ब्रेक लग जाता है तो वो सारी सेल्स एक नंबर पे आके रुक जाती है, और जो पुरानी सेल्स होती है वो मर जाती है, एपोप्टोसिस बोलते हैं, सेल डेथ हो जाती है, और पुरानी सेल मर जाती है, फिर नई सेल आ जाती है उसकी जगह। अर्थात उस बिल्डिंग की पुरानी ईंटें मल्टीप्लाई हो के एक लेवल पे आके रुकती है, पुरानी ईंटें सारी खत्म हो जाती है, और फिर नई ईंटें बन जाती है। तो अनवरत हमारे शरीर की सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती है, एक लेवल पे जाके वो ब्रेक लग जाता है, और पुरानी सेल मर जाती है और नई सेल इकट्ठा फिर हो जाती है, फिर वो मल्टीप्लाई होती है, फिर बनती है, फिर नई सेल आती है। तो जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डेथ, न्यू सेल्स चलते रहता है। तो यही फर्क है बिल्डिंग में हमारे शरीर में। लेकिन भगवान ने जो ब्रेक दिया है, अगर ये ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर वो ब्रेक फेल हो जाए तो सेल मल्टीप्लाई होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और कोई रोकने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। अब इस बिल्डिंग में अगर ईंटें आती ही जाए, कमरे भर जाएंगे, फ्लोर भर जाएंगे, बिल्डिंग भर जाएंगे, तो कैपेसिटी 10 करोड़ सेल्स की अगर बॉडी में है तो वहां 50 करोड़ हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी, पहले उस ऑर्गन में होगी, फिर बाकी एरियाज में होगी। तो अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा सेल्स आएगी, ये सेल्स काम नहीं कर सकती, सिर्फ नंबर में हाई है, दैट इज नॉट फंक्शनल सेल्स, वो क्या करेंगे? वो सेल्स ऑर्गन को काम नहीं करने देगी, वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, बॉडी फेल हो जाएगी। इस बीमारी को कैंसर कहते हैं, जिस बीमारी में ब्रेक फेल हो जाए और अनलिमिटेड सेल का
का डिवीजन हो जाए और शरीर की क्षमता से अधिक सेल इकट्ठी हो जाए और वो अधिक सेल आपके के सिस्टम को खराब कर दे, खत्म कर दे। अब आप बताइए, आज मैं आपका टीचर हूं, आप छात्र हैं, ऐसा कोई आदमी है जो ये समझ नहीं पाया कैंसर क्या होता है? समझ गए कैंसर क्या होता है? तो ये पहला पार्ट, पहला चैप्टर खत्म हो गया, कैंसर क्या होता है। तो बिरला जी ने अपना बिजनेस शुरू किया, राजस्थान से आए, इधर गए उधर गए, सतना आए, कलकत्ता गए, हर जगह बिजनेस कराया, फ्रेंचाइजी दी। कैंसर से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, वो भी फ्रेंचाइजी देता है, डिस्ट्रीब्यूटर देता है, ब्रांचेस बनाता है। तो अगर सपोज करिए ब्रेस्ट से शुरू हुआ, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ब्रेस्ट से निकल के ब्रेन में चला जाएगा, बोन में चला जाएगा, लंग में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। तो हर जगह अपनी ब्रांचेस खोल देता है। एक हेड ऑफिस होती है जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑफिस। सपोज एग्जांपल में ब्रेस्ट, फिर लंग्स में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, बोन्स में चला जाएगा, फिर किडनी में चला जाएगा। तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन के अंदर फैल जाता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो एक ऑर्गन में आती है, उस ऑर्गन में सीमित नहीं रहती, बढ़ते बढ़ते शरीर के बाकी ऑर्गन में फैलती है, अपने ब्रांचेस देती है और सारा शरीर को खत्म कर देती है। कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। पूरी तरह कामयाब है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो। ये तीन बातें बेसिक है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब हम पिछले 5 मिनट से कैंसर कर रहे हैं, हमें पता नहीं बीमारी है क्या, चीज क्या है। ये कोरोना का वायरस आया तो मीडिया ने सबको समझा दिया वायरस है, सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, निमोनिया होता है, मर जाता है, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, वैक्सीन आ गई, सबको पता है। कैंसर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम इस भवन में आज बैठे हुए हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल का भवन है। इस भवन का निर्माण कैसे हुआ है? ईंटों से हुआ है। 1 ईंट, 2 ईंट, 10 ईंट, 20 ईंट, 1000 लाखों ईंटों से भवन का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है? भवन में कुछ कमरे होते हैं, कुछ कमरे मिलके एक फ्लोर बनता है, फिर कुछ फ्लोर मिलके पूरी बिल्डिंग बनती है, और कुछ बिल्डिंगों के समूह लेके कैंपस बनता है। इस तरह से स्कूल बना है। हमारे शरीर की इकाई है सेल, अर्थात कोशिका। जैसे बिल्डिंग की इकाई एक ईंट है। उस कोशिका, एक कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका, हजारों लाखों कोशिकाएं मिलके कुछ टिश्यू बनते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। कुछ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, जैसे हार्ट टिश्यू मिलके हार्ट बन गया, लंग टिश्यू मिलके लंग बन गया, ब्रेन टिश्यू मिलके ब्रेन बन गया, और कुछ ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलके बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है, उसकी छोटी ईंट जो है वो कोशिका है अर्थात सेल है, और जिस तरह टिश्यू है उस तरह ऑर्गन है, जिस तरह एक कमरा है वह ऑर्गन है, जिस तरह एक फ्लोर है वो एक सिस्टम है, और सारे फ्लोर मिलके बिल्डिंग है, हमारा शरीर है। एक बिल्डिंग की तरह हमारा शरीर है। अब समझिए इस बिल्डिंग में और हमारे शरीर में फर्क क्या है। बिल्डिंग में एक बार हमने 1 करोड़ ईंटें लगा दी और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अगर वो बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो उसकी ईंटें कम हो जाएगी, और अगर उस बिल्डिंग को और बनाया जाता तो और ईंटें जुड़ जाएगी। लेकिन अपने आप को एक ईंट 2 में बदलेगी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो पड़ी है अपनी जगह। हमारी ईंट अर्थात कोशिकाएं और बिल्डिंग की हमारी एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 100 चलते रहते बदल इट मल्टीप्लाइज। तो जब हम पैदा होते हैं तो सपोज 1 करोड़ सेल्स के साथ हम पैदा हुए हैं, 2 करोड़ हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, सेल्स बढ़ती रहती है। बिल्डिंग में तो इस तरह इनकी बढ़ती नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होती है। लेकिन जो भगवान ब्रह्मा ने और ईश्वर ने जो दुनिया बनाई और हमारा शरीर बनाया है, उन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि हमारी सेल्स जो मल्टीप्लाई होती है तो एक समय आता है कि उसमें ब्रेक लग जाता है। ब्रेक आता है, ब्रेक आने से क्या होता है, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते अचानक जब भगवान का मैसेज आता है कि ब्रेक लगा दो, तो क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। जब ब्रेक लग जाता है तो वो सारी सेल्स एक नंबर पे आके रुक जाती है, और जो पुरानी सेल्स होती है वो मर जाती है, एपोप्टोसिस बोलते हैं, सेल डेथ हो जाती है, और पुरानी सेल मर जाती है, फिर नई सेल आ जाती है उसकी जगह।
अर्थात उस बिल्डिंग की पुरानी ईंटें मल्टीप्लाई हो के एक लेवल पे आके रुकती है, पुरानी ईंटें सारी खत्म हो जाती है और फिर नई ईंटें बन जाती है। तो अनवरत हमारे शरीर की सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती है, एक लेवल पे जाके वो ब्रेक लग जाता है और पुरानी सेल मर जाती है और नई सेल इकट्ठा फिर हो जाती है, फिर वो मल्टीप्लाई होती है, फिर मरती है, फिर नई सेल आती है। तो जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डेथ, न्यू सेल्स चलते रहता है। तो यही फर्क है बिल्डिंग में हमारे शरीर में। लेकिन भगवान ने जो ब्रेक दिया है, अगर ये ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर वो ब्रेक फेल हो जाए तो सेल मल्टीप्लाई होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और कोई रोकने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। अब इस बिल्डिंग में अगर ईंटें आती ही जाए, कमरे भर जाएंगे, फ्लोर भर जाएंगे, बिल्डिंग भर जाएंगे, तो कैपेसिटी 10 करोड़ सेल्स की अगर बॉडी में है तो वहां 50 करोड़ हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी, पहले उस ऑर्गन में होगी, फिर बाकी एरियाज में होगी। तो अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा सेल्स आएगी, ये सेल्स काम नहीं कर सकती, सिर्फ नंबर में आई है, दैट इज नॉट फंक्शनल सेल्स, वो क्या करेगी? वो सेल्स ऑर्गन को काम नहीं करने देगी, वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, बॉडी फेल हो जाएगी। इस बीमारी को कैंसर कहते हैं, जिस बीमारी में ब्रेक फेल हो जाए और अनलिमिटेड सेल का डिवीजन हो जाए और शरीर की क्षमता से अधिक सेल इकट्ठी हो जाए और वो अधिक सेल आपके सिस्टम को खराब कर दे, खत्म कर दे। अब आप बताइए, आज मैं आपका टीचर हूं, आप छात्र है, ऐसा कोई आदमी है जो ये समझ नहीं पाया कैंसर क्या होता है? समझ गए कैंसर क्या होता है? तो ये पहला पार्ट, पहला चैप्टर खत्म हो गया, कैंसर क्या होता है। तो बिरला जी ने अपना बिजनेस शुरू किया, राजस्थान से आए, इधर गए, उधर गए, सतना आए, कलकत्ता गए, हर जगह बिजनेस कराया, फ्रेंचाइजी दी। कैंसर से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, वो भी फ्रेंचाइजी देता है, डिस्ट्रीब्यूटर देता है, ब्रांचेस बनाता है। तो अगर सपोज करिए ब्रेस्ट से शुरू हुआ, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ब्रेस्ट से निकल के ब्रेन में चला जाएगा, बोन में चला जाएगा, लंग में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। तो हर जगह अपनी ब्रांचेस खोल देता है। एक हेड ऑफिस होती है जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑफिस, सपोज एग्जांपल ब्रेस्ट, फिर लंग्स में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, बोन्स में चला जाएगा, फिर ब्रेन में चला जाएगा। तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन के अंदर फैल जाता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो एक ऑर्गन में आती है, उस ऑर्गन में सीमित नहीं रहती, बढ़ते बढ़ते शरीर के बाकी ऑर्गन में फैलती है, अपने ब्रांचेस देती है और सारा शरीर को खत्म कर देती है। इसलिए लेडीज से ही शुरू करते हैं। किसी भी महिला के स्तन में अगर गांठ हो जाए, स्तन में गांठ हो जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि कैंसर ही होगा, लेकिन स्तन में गांठ कैंसर का एक सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर कैंसर ब्रेस्ट है तो सबसे कॉमन सिम्टम लंग है। तो किसी भी महिला के किसी भी आयु में अगर गांठ हो रही हो तो इमीडिएटली उसको अच्छे सर्जन से अपनी जांच करवा लें, उसको इग्नोर ना करें, खुद ही ना सोचे कि भाई ये तो नॉर्मल गांठ है, ये है, वो है, ऐसा वैसा नहीं। और इस गांठ में एक और बात बता दो, गांठ अगर पेनलेस है तो ज्यादा खतरनाक है, गांठ में दर्द नहीं है तो ज्यादा खतरनाक है। महिलाएं लेट आती कहते मेरे को दर्द नहीं था, अब दर्द हुआ 6 महीने बाद, तब मैं 6 महीने बाद आई हूं, तब तक वो फेल चुका है। तो गांठ और स्पेशली पेनलेस गांठ बहुत जरूरी है, इमीडिएटली जांच करा। एक बार फिर महिला की तरफ से 48 साल, 50 साल, 52 साल, 54 साल की एज में मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। एक बार मेनोपॉज होने के बाद 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर से अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाए, हमारी माताओं की, दादियों की मेनोपॉज के कई वर्षों बाद भी अगर शुरू हो जाए ब्लीडिंग, तो आमतौर पे कैंसर होता है। तो उसकी इमीडिएटली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की इमीडिएटली जांच करा ले, कहीं कैंसर तो नहीं। तीसरी बात, कहीं से भी एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होना, आपने किसी को गाली दी, उसने आपके नाक पे मुक्का मार दिया, आपके नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी, वो कैंसर नहीं। लेकिन बिना किसी रीजन से आपके टट्टी में खून आ रहा है, आपके पेशाब में खून आ रहा है, आपके उल्टी के साथ खून आ गया, आपकी खांसी के साथ खून आ गया, तो कैंसर की जांच जरूर करा लें। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूं कि टट्टी के रास्ते से खून आते हर आदमी अपना सेल्फ डायग्नोसिस करता है, इसको तो बवासीर हो गया, इसको तो पाइल्स हो गए। और पाइल्स की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के कोने कोने में बंगाली डॉक्टर भी है, इसको बंगाली डॉक्टर कहते हैं, क्वालिफाइड नहीं है वो। शर्तिया इलाज, बवासीर अंदर का शर्तिया इलाज जगह जगह बोर्ड मिलेंगे। तो सिर्फ हमारे देश में डॉक्टर कितने, कोई मुझे पूछता तो मैं कहता हूँ 150 करोड़, हर आदमी डॉक्टर है।
कोई से भी बात करके देखिए, हर आदमी अपना ओपिनियन जोड़ते हैं, बिना ओपिनियन दिए आपको जान नहीं देगा, मेरी बात सुन के जाओ। सो इसी तरह अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पाइल्स मत समझो, हो सकता है पाइल्स हो, बवासीर हो, लेकिन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए एब्नॉर्मल ब्लीडिंग भले पेशाब के रास्ते से हो, भले मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग ज्यादा हो, एक बार जांच तो करा लो, कैंसर है कि नहीं। दूसरा, अगला, हमारे शरीर पे सभी के तिल है, काले तिल नॉर्मल होते हैं। सबसे ज्यादा फेमस काला तिल तो पता ही है, दिलीप कुमार की जो पत्नी, क्या नाम है, हैदराबाद, उनको भी काला तिल। सो जो काला तिल है वो कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर वो काला तिल अचानक बहुत गहरा काला होने लगे, उसमें ब्लीडिंग आने लगे, उसमें खुजली आने लगे, इसका मतलब वो स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो रहा। काला तिल अचानक बढ़ने लगे, उसमें ब्लीडिंग होने लगे, उसमें खुजली आने लगे, उसका रंग अचानक ज्यादा डार्क हो जाए तो स्किन कैंसर अर्थात मेलानोमा होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली उसकी जांच करवा लें। अगला सिम्टम नैगिंग कफ, खांसी जुकाम कफ तो आम बात है, होता ही रहता है मौसम की वजह से, बट ऐसा कफ है जो कि पैथी बदल ली, होम्योपैथी से आयुर्वेदिक आ गए, आयुर्वेदिक से एलोपैथी आ गए, हर पैथी बदल ली, डॉक्टर बदल लिया, अस्पताल बदल ली, भगवान बदल लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रही। तो नैगिंग कफ अगर है तो चेक करा लो कि आप गले का या लंग्स का कैंसर ना हो। ऐसा कफ जो एक्सप्लेन नहीं होना, नैगिंग कफ अगर है तो ऊपर जांच करा लो, कैंसर ना। बुखार मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन महीनों से बुखार चल रहा है, बहुत टेस्ट करा लिए, इसी तरह धर्म परिवर्तन भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, बुखार पता नहीं चल रहा है, कैंसर की जांच करा। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, कैंसर की जांच करा। अचानक भूख का बंद होना, एक आदमी एक रोटी खाता है, कोई इसकी आदत है, कोई 10 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 2 खाता है, सबका फिक्स है, एक रोटी प्लस या माइनस होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 4 रोटी खाने वाला आदमी ऐसा है जो कि रोटी सामने आने से भगा देता है, नहीं खाता, भूख खत्म। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कारण पता नहीं भूख क्यों नहीं लगी, बिजनेस में लॉस भी नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा भी नहीं है, बीवी ने झगड़ा भी नहीं किया काफी दिन से, फिर भी भूख नहीं लगी, कोई कारण ही नहीं पता चलता। अगर ऐसा है तो कैंसर की जांच करें। आपका वजन कम हो गया बिना किसी कारण के, आप डाइटिंग कर रहे हैं, वजन कम हो गया, समझ में आता है, लेकिन वजन कम हो गया, कोई कारण पता नहीं चल रहा है, खा भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर वजन नहीं बढ़ रहा, शरीर में रोटी लगती नहीं है, ऐसा कहते हैं, कैंसर की जांच करा। सो ये कॉमन ऐसे सिम्टम है जो मैंने आपको बताए, ये सब सिम्टम अगर हो तो कैंसर की जांच अवश्य करा ले। आपको हो या आपके जानकार किसी को, उस वक्त आप डॉक्टर बन सकते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, कैंसर करा लो, कि मैं डॉक्टर साहब से सुना था, कोई नुकसान नहीं है जांच कराने। अब अगला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? हम सबके पास जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तब सबके पास स्कूटर होता था, आज की डेट में सबके पास गाड़ी है। सबसे बड़ी गाड़ी की चिंता क्या होती है? जब 1 साल होता है तो इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाल बत्ती पुलिस वाला खड़ा चेक करेगा इंश्योरेंस गाड़ी का है कि वो आपसे चालान काट देता है। तो साल में एक बार बड़ी चिंता होती है, मुझे गाड़ी का चेकअप कराना है, क्योंकि वो भी होता है ना, सर्विस वारंटी होती है, तो दुकान में ले जाते हैं गाड़ी वाले के पास, मेरी गाड़ी की सर्विस करो, गाड़ी की चेकअप करो और इंश्योरेंस बनाए, ये सब बड़ी चिंता होती है। कितने लोग हैं यहाँ पे अपनी चिंता करते हैं कि मुझे हर साल चेकअप कराना है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तो एक स्वस्थ आदमी जिसको साल में एक बार कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए अपने शरीर की बीमारियों को देखते हुए कि कहीं अंदर ना पनप रही हो, नॉर्मल आदमी बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी साइन के, तो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। जिस तरह गाड़ी का चेकअप हर साल में एक बार कराते हैं, इस तरह अपनी गाड़ी को, अपने स्वयं को भी साल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, उसको कहते हैं हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग। तो कहीं पानी लेते हैं, 2 से 3 मिनट लगता है और 400-500 हजार रुपए का टेस्ट है। सरकारी अस्पताल में फ्री है, प्राइवेट में कोई 400 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, जो भी है, मतलब इस रेंज में है। मेरे पास आओ तो फ्री भी है। सो आप एक पेप्समियर टेस्ट करा ले, 5 मिनट का पेनलेस टेस्ट है, बेहोशी करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरे नहीं खींचना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सैंपल लेके उसकी दूरबीन में जांच करनी। तो पेप्समियर टेस्ट से हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर, जो कि हमारे रूरल इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है। क्या आपको पता है
ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, शायद 1 घंटे का लेक्चर लूंगा, आप अगर बोर ना हो तो 1 घंटे के अंदर जब ये लेक्चर शुरू हुआ तो जब ये लेक्चर खत्म होगा, इस 1 घंटे में हमारे देश में 1000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर चुकी होंगी। हर घंटे 1000 महिलाएं हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से मर रही है। और उस कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए सिंपल सा पेप स्मीयर टेस्ट है, वो करा ले तो कैंसर होने से पहले पता चल जाएगा। अब आप में से कोई मुझे ये बात बताएं, जो डॉक्टर नहीं हो, बताएं कि पेप स्मीयर करने से कितने साल पहले, कितने दिन पहले पता चल जाता है कि इसको कैंसर हो सकता है, हम रोक सकते हैं? कितने दिन पहले? मतलब एडवाइस दिया था तो 3 इयर्स पहले तक पता चल जाता है। तो मैडम बोल रही है 3 इयर्स, और कोई बोलने वाला कुछ? एनी गेस? सिम्टम्स पेप स्मीयर से हम सर्वाइकल कैंसर 10 साल पहले पता कर सकते हैं। 10 इयर्स सिर्फ छोटा सा सिंपल 2 मिनट का टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि 10 साल बाद उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, उसको वहीं का वहीं रोक सकते हैं। ऐसा कैंसर, और ये जांच हम नहीं कराते, और ये सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे कॉमन मारने वाला कैंसर हमारे देश में। सोचिए। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट साल में एक बार कराएं, स्पेशली 40 से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं, 40 से ऊपर उम्र की जो महिलाएं, उनको साल में एक बार मेमोग्राफी कराना चाहिए। मेमोग्राफी स्पेशल एक्सरे होता है दोनों ब्रेस्ट का, जो मेमोग्राफी कराने से ब्रेस्ट का लंप होने के पहले या ब्रेस्ट कैंसर होने के पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं, वो 3 साल पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। मेमोग्राफी PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, सिंपल ब्लड टेस्ट है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं हम कि प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है, हुआ क्या, स्थिति आइडिया लग जाएगी। बिल्कुल करा सकते हैं, सिंपल PSA साल में एक बार 60 की एज के बाद। सबसे सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, कल्पना कर सकते हैं? तंबाकू वालों के लिए मेरे जैसे किसी बेवकूफ के पास जाए और सिर्फ ऐसा कर दे, अपना मुंह खोल दे, और कुछ नहीं करना, पर हम टॉर्च मार के देख लेंगे, बता देंगे भैया तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम छोड़ दो ये, तुम्हें दवाई दे दो, करके बचाना होगा। एक सिंपल टेस्ट जो हमारे जैसे गधे बैठे हुए हैं, शायद फ्री में भी देख देंगे, उनके पास जाके सिर्फ मुंह खोलना है, कुछ नहीं करना। ये करने के नहीं आते। अब आप मुझे बताइए, इससे सिंपल कोई स्क्रीनिंग हो सकती है क्या? ओरल एग्जामिनेशन से सिंपल चलते फिरते नहीं कर देते हम। सिनेमा के टिकट लेने की लाइन में खड़े होते हैं, सामने वाला बोलता है जरा मुंह खोलो अपना, हो गया। सो सोचिए कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, साल में एक बार अगर हम ये कराएं तो हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। ग्लव्स लगा के सिर्फ, वो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है रेक्टल कैंसर। ओकल ब्लड सिंपल स्टूल का टेस्ट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंपल टेस्ट है जो कि 40 की एज के बाद साल में एक बार सभी को अपना करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चला अगले साल तक मैं फ्री हूं, मुझे कैंसर नहीं होगा, अपने आराम से जियो। और साथ साथ में हार्ट की भी करा लेते हैं। तो कॉमन डिजीजेस की जांच अपनी साल में एक बार 40 के बाद करा ले, ऐसे कैंप लगते वहां करा ले, पैसे दे के करा ले, सरकारी अस्पताल फ्री करा ले, लेकिन करा ले। स्क्रीनिंग एक और विषय है, समय है, जिसको कहते हैं दहेज। बेटी, मेरी भी 2 बेटियां हैं। जब बेटी पैदा होती है तो आमतौर पे हमारे देश में मुख्यतः इस नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में तब से बाप ना एक गुल्लक घर में डाल देते हैं कि बेटी के दाम दहेज के लिए जमा करना है, वो जमा करना है। किसी ने अच्छा गिफ्ट अगर कहीं दे दिया, उसको भी अंदर रख देंगे, बेटी को शादी में है। ये टेंडेंसी है। जिसकी बेटी है वो पहले दिन से इकट्ठा करना शुरू करता है कि इसे दहेज देना है। बहुत बड़ी कुरीति है। इस कुरीति का कैंसर से क्या संपर्क है? क्यों कि जब हम दहेज देते हैं तो जो हमारे साजी होते हैं, समधी, उनको हम बोलते हैं कि हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लिस्ट देते हैं, इतना सोना दिया, इतना कैश दिया। नॉर्मली ऐसा होता है आमतौर पर। कुछ तो हिसाब देते ही है ना, क्या दिया, उनको बताते हैं कान में, देखो मैंने ये दिया। मैं बोलता हूं आप सब दहेज दीजिए, सिर्फ एक चीज दहेज में दीजिए, अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगा के दीजिए। अपने समधी को बोला देखो मैं बेटी दे रहा हूं, दहेज में मैं इस बेटी को वैक्सीन लगा के दे रहा हूं, और मेरी ये बेटी जिसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, दहेज देना है तो वैक्सीन लगा के दो अपनी बेटी को। तो सबसे बड़ा दहेज वैक्सीन है। और अपने समधी को बोलो कि मैं दहेज दे रहा हूं वैक्सीन। तो इस तरह
एक ऐसा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर जिसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसको लगा के सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। ऐसा कैंसर जो कि फेब्स में से 10 साल पहले ही पता चल जाता है, ऐसा कैंसर जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाता है। वैसे कैंसर से हर घंटे में अगर 1000 महिला मरे तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। जिस दिन ये कुर्सी पर बैठे मैं इनका गला पकड़ूंगा और इस देश में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कानून लेके आऊंगा कि सारी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाए, सरकार लगाए, ताकि इस कैंसर का मूल से हम जड़ से उखाड़ दें। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि कैंसर इज क्लोज टू माय हार्ट। आपको पता है हमारे देश में कैंसर के ऑफिशियल पेशेंट्स कितने हैं? तकरीबन 18 से 20 लाख नए कैंसर के पेशेंट रजिस्टर होते हैं इस देश में। ऑफिशियल हमारे कैंसर डेटा सिस्टम में रजिस्ट्री में 20 लाख नए पेशेंट, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे देश में, नए कैंसर पेशेंट आते हैं। ये सिर्फ वो पेशेंट है जो कि रजिस्ट्री में रजिस्टर होते हैं। लगभग उतने ही पेशेंट ऐसे जो कि रजिस्ट्री नहीं होते, कई होम्योपैथी में निकल जाते हैं, कोई नो ट्रीटमेंट निकल जाते हैं, कोई आयुर्वेदिक में निकल जाते हैं, कोई डॉक्टर को दिखाते ही नहीं, कोई दिखाते हैं प्राइवेट दिखाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो एक अनऑफिशियल एस्टिमेशन है कि 20 की जगह 40 लाख कैंसर है। अब आप ये सोचिए 40 लाख कैंसर नए हो रहे हैं और पुराने कैंसर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो किसी वक्त हमारे देश में 1 करोड़ कैंसर के पेशेंट है, नए पुराने सब के अनऑफिशियल बता रहा हूं। 140 करोड़ में जनता में अगर 1 करोड़ आदमी जिनको कैंसर है, इज नॉट इट ए बिग हेल्थ प्रॉब्लम? क्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट महंगा है, खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, दुकानें बिक जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो इसलिए, और ऐसी बीमारी जिसको कुछ हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो राकेश जी आएंगे तो मैं कैंसर से देश का बचाव करने के लिए, क्योंकि मैं और किसी नेता को जानता नहीं, तो हमें ऐसा कुछ करना है सब मिलके, जिसमें आगे हमारी मातृशक्ति ये रहेगी। हमें ऐसा करना है कि इस देश से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंके। कम से कम 65% केस को तो रोक ही सकते हैं, और तब तक विज्ञान और प्रगति कर लेगा और 10-20% का कारण पता चल जाएगा, उसको रोक लेंगे। तो ये बीमारी है जो कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है, जिसको प्रिवेंट करना चाहिए। पब्लिक के लेवल पे कर सकते हैं, समाज के लेवल पे और सरकार के लेवल पे। तो मैं अच्छा प्रश्न आपने पूछा, जब बिटिया 13-14 साल की हो जाए, उसके बाद से लेकर विवाह तक, जब तक सेक्सुअल एक्सपोजर ना हो तब तक। सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद उस वैक्सीन की क्षमता कम हो जाती है। तो जब तक सेक्सुअल एक्सपोजर ना हो और जब से वो सयानी हो जाती है, इस पीरियड, दिस इज द बेस्ट पीरियड टू गिव सर्वाइकल वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन। 3 डोज देनी पड़ती है। 1 डोज देते हैं, 1 महीने बाद दूसरी डोज देते हैं, 6 महीने बाद तीसरी डोज देते हैं, और 1 डोज की कीमत लगभग 2500 रुपए। और अगर राकेश जी आए तो पूरे देश में फ्री कर देंगे। 2 साल पहले हमारे साथ एक परिचर्चा में जुड़े थे, तब शुद्ध रूप से 8 मार्च पहला दिवस सर्वाइकल कैंसर पे ही एक कार्यक्रम किया था। रीवा की डॉक्टर रेखा सिंघल और डॉक्टर श्रीवास्तव, ऐसे बड़ी डॉक्टर हमारे यहाँ से कार्यक्रम में आए थे। सर्वाइकल कैंसर का हमने 5000 पम्पलेट भी छपवाए थे। आपने इसका नमूना भेजा था, हमने उसमें कुछ कि कैसे महिला इसे सुरक्षित रह सकती है। डॉक्टर त्रेहान से मेरी बात हुई, मेदांता के साथ ज्यादा अटैचमेंट था है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 5000 टीके फ्री देंगे, 3 डोज वाले। मैंने लोगों से चर्चा की, गायनेकोलॉजिस्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब इसकी तो बड़ी समस्या है। डॉक्टर अग्रवाल से भी मेरी बात हुई थी कि कोई अपनी जवान होने वाली 12-14 साल की लड़की को कोई रिस्क लेकर टीका नहीं लगाना चाहता। एक भ्रांति है। 18 साल में लगा दे, 20 साल विवाह के पहले कभी भी लगा, क्योंकि उसका बेस्ट टाइम तो 12 से 18 साल है। नहीं, शादी के पहले, शादी के पहले यानी 18 के पहले ही उसको ज्यादा ठीक है। तो कई लोगों ने उसकी भ्रांतियां जमी, मिश्रा जी आप लगा रहे हो, किसी की लड़की के बच्चा पैदा नहीं हुए आपका सिर फोड़ देगा, फला होगा, जैसे डराते हैं। मैंने उसकी चिंता नहीं की, मैंने इस मुहिम को जारी रखा। लेकिन ये लगभग 7,500 रुपए का डोज है टीके का। उन्होंने हमको 5000 टीके फ्री देने की बात कही थी। मैंने सोचा इसको हम लगवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि भारत सरकार के सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका डेवलप कर लिया है और सभी पीएचसी सेंटर में इसको बड़ी जल्दी ही जनवरी महीने से इसकी लॉन्चिंग कर रही है और हर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इसको फ्री लगाने की योजना है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इसलिए वो मेरे 5000 पर्चे भी सुरक्षित रखे हैं
कि हम क्यों रिस्क लेके चले। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको करने वाले हैं तो और भी अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्या है वो प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश में, जिसमें पोलियो का टीका लगता है, डिप्थीरिया का, टिटनस का टीका लगता है, मीजल्स का टीका लगता है। तो एक हमारे जो ICMR ने एक ग्रुप बनाया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन रिसर्च पे। उस ग्रुप की मीटिंग्स हुई, काफी चर्चा हुई, रिसर्च हुआ और उस पर ये निर्णय लिया गया कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सेफ है। ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया भारत की सरकार को कि आप ये भारत में पब्लिक यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम का पार्ट इसको रख सकते हैं। ये लेने के बाद भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बोला कि आप इस पर डेवलप करें। वो डेवलप कर रहे हैं, ये प्रोसेस में है अभी। जनवरी में आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, पर बहुत जल्दी वो आ जाना चाहिए और यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम का वो पार्ट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ये हो जाए तो बहुत देश के लिए अच्छा होगा। Most underprivileged area रहा है। And when I started my career about 42 years ago, and in Satna for last 33 years, I have seen कि कुछ भी फैसिलिटीज के नाम पर, बड़ी फैसिलिटीज के नाम पे बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं था। लखनऊ और इस तरफ नागपुर और एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ दिल्ली और बम्बई, nothing else in between. Definitely nothing means nothing. And especially for cancer, because I was a trained cancer surgeon, तो कुछ वाकई में कुछ नहीं था। And I remember in 92, 93, for the first time I did my Whipple surgery on 22nd January here. And then उसके बाद बहुत काम हुआ, काम करते रहे, सुविधाओं में किया, तकलीफों में किया, लोगों को समझाया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाना मत खाना, तो और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और भ्रांतियों के साथ साथ एक संगी और साथी भी है यहाँ पर कैंसर का, और वो है तंबाकू। ये पूरा बेल्ट जो गैंजेस बेल्ट है, यू नो इट वेरी वेल, कि मस्टर्ड ऑयल से कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर बहुत कॉमन है। ओरल कैंसर विंध्य प्रदेश की शान है। जैसे व्हाइट टाइगर होता है, उसी तरह से हमारा ओरल कैंसर है और बड़ा ही अच्छा कैंसर पालते हैं। उसका उदाहरण है कि एक तरफ से चाय पीते हैं और एक तरफ से कैंसर पार्क करते हैं। गाड़ी को पार्क करने के लिए एक तरफ पार्किंग स्पेस बना के रखते हैं और पूरी रात भर उस पार्किंग स्पेस को रखते हैं। जहां तक आपके सुपारी से रिलेशन का जो आपने क्वेश्चन पूछा था, सुपारी के अंदर एरकाकोलिन होता है, एरेकनेट है उसका इंग्लिश नाम है एरेकनेट। उसमें एरकाकोलिन बोल के एक लोकल सर्फेक्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो सुन करता रहता है म्यूकोसा को, और वो आप खाइए आराम से, कि बहुत अच्छा लगता है। फिर स्वाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर स्वाद गायब हो जाएगा, फिर पार्क करके रखते हैं, फिर रात को सो जाते हैं उसके साथ। पहले तो पार्किंग है, उसके बाद फिर सोते हैं, और सो के फिर जब सुबह उठते हैं तो उसका इरिटेशन से जल जाता है और धीरे धीरे करके ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, जैसा डॉक्टर साहब बोले ना, मुंह तो खोल दो भाई। आप चलते चलते पिक्चर भी देख रहे हो तो हमारे लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम की मुंह खोल के बताइए। You see what happens is that हम ignorant बने रहना चाहते हैं। We are not interested in getting cancer cured. Definitely no, because I have been in this practice and I know it. They are not interested. हाँ, जब हो जाएगा तब आप इनकी चिंता देखिए, तब देखने लायक है। कहाँ जाए डॉक्टर साहब? सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी डॉक्टर के पास सतना में आता है, कहाँ लेके जाएं इसको, सबसे अच्छी जगह बताइए। अब उसको बताना पड़ता है कि भाई इस तरफ ज्यादा दूर है, रोड अब सब तरफ अच्छी हो गई है। पहले तो अपन सब देख चुके हैं ना कैसी रोडें थी, तो वो फिर अच्छी रोड पे नागपुर चले जाएं, मुंबई चले जाएं, दिल्ली सबसे अच्छा है दिल्ली चले जाएं, तो उसको हम रास्ता बताने वाले एक वो पुलिस ऑफिसर टाइप कांस्टेबल हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग में वैसे भी बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड, मैं इसलिए मजाक और हास प्रयास का विषय न बना के इसको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा डॉक्टर साहब ने
अपने संबोधन में उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं आए थे जब वो अपनी लड़की के बारे में वो बोल रहे थे कि मैं दहेज में क्या दे रहा हूं, तो ही कुड एक्सप्रेस हिज इमोशन थ्रू दैट एंड ही ऑलमोस्ट नियरली क्राइड बिकॉज ही नोज इट। वी आर वरीड अबाउट यू। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ये डिजीज विस्फोटक स्थिति में नीचे, जमीन के नीचे और पानी के नीचे है। ये बीमारी इतनी फैल गई है। ट्यूमर बर्डन इन दिस कंट्री एंड इन दिस प्लैनेट हैज एक्सपोनेंशियली ग्रोन टू, मतलब इतनी बड़ी उसका साइज है कि आप सोच नहीं सकते। एंड एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग और अदर। कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है और आपका शरीर ही आपको बताएगा। सबसे पहले डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो बहुत थक गया था, मैं स्कूटर पे बैठा था, गिर गया। अब उसको पूछे कि ये जिम करते करते क्यों गिर जाते हैं आदमी लोग, ये इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया। राजू श्रीवास्तव तो सारी दुनिया को हंसा था, तो वो कैसे उल्टा हो गया। एंड सच क्वेश्चंस विल कम टू डॉक्टर्स ओनली ना, क्योंकि हम ही जानते हैं उस बीमारी को, क्योंकि आप तो कभी जांच कराना नहीं आपको। जब तक आपके हार्ट में 3-4 वेसल रुक न जाए तब तक आप नहीं कराओगे। एक आपको कोई जांच बोल दे तो आप सबसे पहले डॉक्टर को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ओ ये तो इनके यहाँ तो अस्पताल में लूट मार मची पड़ी। दूसरे दिन औंधे हो जाओ, दैट इज ओके। लेकिन हाँ, वो एक दिन आपसे जांच कर, मैं तो बिल्कुल सबसे बेस्ट हूँ डॉक्टर साहब। अभी आप बोलिए, मैं चढ़ जाता हूँ मैयर देवी। किसी you have to understand that diseases they can come anytime। आप तैयार रहिए, आप उसकी जानकारी को पढ़िए। इतना मटेरियल है सुनामी की तरह, हर रोज मटेरियल। और व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है वो हम डॉक्टर से तो बहुत अच्छी है ही है। आप नींबू में गन्ने का रस डाल लीजिए, उसमें ये डाल लीजिए, वो डाल लीजिए, हार्ट ठीक हो जाएगा। अरे भाई नहीं होगा आपका हार्ट से, आपको जांच तो करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एलोवेरा जितना पीना पी लो, आपको जितनी रस्सी खानी है खा लो, जो करना करो आप। सी व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस कि हम आज भी, मेरे को हो गए 42 इयर्स हेल्थ केयर में, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे बीमारियों को।